हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने त्रिभुज, चतुर्भुज इन दोनों को देखा था और साथ ही साथ इसके जो प्रकार हैं, इनके जो गुण-धर्म हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने ज्यामिति में अच्छे से देख लिए थे और समझ लिए थे। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है वृत्त, यानी कि सर्कल। तो वृत्त के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि यह क्या होता है, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं और इनके क्या क्या भाग होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो जो चैनल में नया है वह ज़रूर से ज़रूर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में, इसके प्रकार और गुणधर्मों के बारे में बताया गया है। तो आज से हम लोग वृत्त के बारे में देखेंगे। तो चैनल में जो नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि वृत्त यानी कि सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा है वह परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। तो समतल में किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो परिभाषा है वह है कि समतल में कह रहा है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो होगा वह वृत्त कहलाता है। तो मान लेते हैं यह एक समतल है और यह एक बिंदु है जो फिक्स पॉइंट है, यानी इसको फिक्स पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ से समान दूरी पर मान लेते हैं यहाँ से यह बिंदु जितना भी दूरी है, कुछ दूरी है, तो इसी के बराबर ही समान दूरी, सभी तरफ समान दूरी, यहाँ से भी इस प्रकार की दूरी होगी, इस प्रकार की दूरी होगी, सब तरफ समान ही होगी दूरी। तो यह जो स्थित बिंदु हैं, इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु होंगे, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, इस प्रकार के सारी सब तरफ समान दूरी पर यहाँ से सब तरफ हैं। तो इस प्रकार से जो भी एक बिंदुपथ बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ इस प्रकार का एक बिंदुपथ बन गया है, इस प्रकार का मान लेते हैं एक बिंदुपथ बन गया है। तो यह जो आकृति बन गया वह हम लोगों का वृत्त कहलाएगा, जो कि यहाँ फिक्स पॉइंट है। अब यह जो बिंदुपथ है उसमें से इस बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ बिंदु, कहीं का भी बिंदु मानेंगे तो यहाँ से इस बिंदु का, यहाँ से इस बिंदु का, यहाँ से इस बिंदु का, यहाँ से इस वाले बिंदु का, इस वाले बिंदु का, इस वाले बिंदु का, सभी जगह समान दूरी होगा। तो यह जो बिंदुपथ हम लोगों को प्राप्त हुआ वह है हम लोगों के लिए एक सर्कल। और जब भी सर्कल बनता है तो यह वह समतल को दो भागों में बांटता है, तो दो क्षेत्रों में बांटता है। तो एक जो होता है अंदर में वह होता है आंतरिक, और समतल के जो बाहर वाला भाग होगा वृत्त के बाहर में उसको बाहरी भाग यानी बाहरी क्षेत्र कहेंगे। तो यह एक सर्कल यानी कि वृत्त होता है, जो कि एक फिक्स पॉइंट होता है और बाद बाकी सारी एक समान दूरी पर ये सारे बिंदुएं होती हैं। तो यहाँ पर जो निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु यानी कि फिक्स पॉइंट, तो ये जो निश्चित बिंदु होता है वह वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, यानी कि सेंटर। तो ये जो निश्चित बिंदु है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब इसके जो भाग हैं, कौन कौन से इसके अंग जो है महत्वपूर्ण, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिधि के बारे में, कि परिधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो यह परिधि, परिधि क्या होता है? तो वृत्त के चारों ओर की वक्र
लंबाई। तो यह होता है सरकमफेरेंस, यानी ये जो वृत्त है उसके चारों ओर की वक्र लंबाई, यानी कि केवल हम लोगों को जो यह जो वक्र वाला भाग दिख रहा है हम लोगों को, वही हो जाता है परिधि। अब चाप, जिसको आर्क कहते हैं, तो यह क्या होता है कि परिधि पर का कोई भी भाग चाप कहलाता है। तो इस वाले वृत्त में अगर हम लोग बात करते हैं तो परिधि पर कोई भी भाग, यानी कि यह मान लेते हैं एक बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, यह सी है, यह डी है, इस प्रकार से है। तो ये जो परिधि है, परिधि का जो भाग है, यानी कि ए से बी के बीच का हम लोग भाग की बात करते हैं, तो यह एक कोई भी एक भाग होता है तो यह चाप कहलाता है, यानी चाप ए बी। यहाँ पर इस प्रकार होता है, अगर ए बी की बात करेंगे तो उसी प्रकार से बी से सी की ओर देखेंगे तो वह भी चाप बी सी होगा। उसी प्रकार सी से डी देखेंगे तो वह चाप सी डी होगा। तो इस प्रकार से परिधि पर का होना चाहिए, ये परिधि होता है और उसी के जो भाग होता है वह एक चाप कहलाता है। अब सेंटर, यानी कि केंद्र, तो इसके बारे में क्या होता है कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, तो सेंटर जो होगा वह वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। यानी कि जैसे सेंटर है तो इस से भी यहाँ की दूरी, यहाँ से भी यहाँ की दूरी, यहाँ से भी यहाँ की दूरी, सभी जगह से समान दूरी पर जो स्थित है, यानी कि यह समदूरस्थ है। तो यही होता है हम लोगों का सेंटर। इसको मान लेते हैं, अगर ओ मान लेते हैं तो यहाँ पर ओ जो है वह वृत्त का केंद्र है। तो ओ यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। आगे जो है इम्पोर्टेंट वह है जीवा, जिसको कोड कहते हैं। तो यह होता क्या है कि जीवा एक रेखाखंड होता है। जीवा एक रेखाखंड होता है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मिलने पर बनता है। तो यह जो जीवा होता है वह एक रेखाखंड होता है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मिलने पर बनता है। मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब ये परिधि पर कोई भी बिंदु है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं, इस प्रकार से एक बिंदु मिला दिए हैं, सॉरी बिंदुओं को इस प्रकार से मिला दिए हैं, तो यह एक रेखाखंड होता है। तो यह हम लोगों का ए बी जो है वह जीवा कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी इस प्रकार से मिला सकते हैं, इसको सी, इसको डी नाम दे देता हूँ, तो सी डी भी एक जीवा है। तो इस वाले वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। अब यहाँ पर जानना है कि किसी वृत्त में, यह नोट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किसी वृत्त में अनंत जीवाएं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे जीवाएं यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं से हम लोग मिला सकते हैं। इस प्रकार कहीं का भी कहीं वाले बिंदु से मिला सकते हैं। तो यहाँ किसी वृत्त में अनंत जीवाएं खींचा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं कि जो जीवा होता है, जो जीवा होता है वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है, दो खंडों में विभाजित करता है। जैसे कि यह CD एक जीवा है, यह एक इस वृत्त को ये वाले एक भाग में और एक भाग यहाँ से इस वाले भाग में, यानी कुल मिलाकर के दो खंडों में विभाजित कर रहा है। तो जीवा जो है वो वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं व्यास के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर होता क्या है इसको भी समझते हैं अच्छी तरीके से। तो यह एक रेखाखंड ही होता है जिसके अंतः बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यह है व्यास, कि यह एक रेखाखंड होता है जिसके अंतबिंदु वृत्त के परिधि पर होते हैं। मान लेते हैं इस वाले वृत्त का ही बात करते हैं, तो अंतबिंदु जो होंगे वह परिधि पर होंगे, यानी कि यहाँ एक स्टार्टिंग बिंदु होगा और यहाँ पे एंड पॉइंट होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो केंद्र से होकर के गुजरता है, यह जो रेखाखंड होगा वह केंद्र से होकर गुजरेगा, तो यानी यह केंद्र है तो यहीं से होकर के गुजरेगा। उसी प्रकार अगर देखते हैं इधर से भी, तो ये भी एक व्यास हो गया। यहाँ से भी अगर मिलाते हैं इस प्रकार से, तो यह भी एक व्यास हो गया। तो कुल मिला करके हम लोग यह जानेंगे कि परिधि पर जो भी बिंदु होंगे उनको मिलाएंगे, लेकिन वह केंद्र से होकर के जाएगा, तो वह होगा व्यास। अब यहाँ पर यह भी है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी है। तो ये जो व्यास होता है वह अधिकतम दूरी ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ सबसे बड़ा रेखाखंड होता है। इससे थोड़ा सा भी अगर नीचे करेंगे तो इस वाली रेखा से हम लोगों को वह छोटा ही होगा। यहाँ से भी अगर खींचते हैं तो यह एक जीवा है, लेकिन यह व्यास नहीं होता है। तो यह जो व्यास होता है वह सबसे अधिकतम दूरी होता है। और यहाँ भी एक और नोट है, इसको क्या है कि व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस वाले वृत्त की बात करते तो यह AD जो है एक व्यास है। तो यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार की, ये जो दो बराबर भाग में इसको डिवाइड करता है, यह जो AD व्यास है। यह एक भाग इधर वाले हो गया, दूसरा वाला भाग इस वाला भाग हो गया, तो दोनों का भाग बराबर हो जाता है, यानी कि व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और यह जो होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा व्यास। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं त्रिज्या, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। तो वृत्त के केंद्र से
वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु तक के रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर है कि वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं हम लोग इस वाले वृत्त का बात करते हैं, तो केंद्र है यहाँ ओ वाले, वहाँ से परिधि पर के कोई भी बिंदु होगा, मान लेते हैं यहाँ से यह बिंदु है ई, यहाँ से बिंदु है ये ई, तो यह जो रेखाखंड हो गया वह हो गया हम लोगों का त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ से यह जो बी बिंदु तक है वह भी एक हम लोगों का त्रिज्या ही हो गया, यह भी आर ही है। ओ से ए के बीच का जो दूरी है वह भी हम लोग का त्रिज्या है, यानी कि आर ही है। ओ से यहाँ पर है, इसको पी बिंदु डाल, तो यह भी हम लोगों के लिए त्रिज्या यानी कि आर ही है। यानी कि वृत्त की परिधि किसी भी बिंदु तक जो रेखाखंड होगा वह क्या होता है हम लोगों का, वह त्रिज्या होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि नोट में है कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। यानी कि त्रिज्या यानी कि आर हम लोग इसको कहते हैं, तो व्यास को अगर डायमीटर डी से दिखाते हैं तो d/2 हो जाएगा आर बराबर, या यह जो डी है उसको हम लोग 2r भी कह सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे ए ओ और ओ डी इन दोनों को मिलाने से हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को ए डी एक व्यास मिला था। तो अगर ए से ओ है हम लोगों का आर, तो यहाँ से ओ से डी भी तो हम लोग का आर है, यानी कि 2r हो जाता है, यानी कि ए डी बराबर 2r हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो r बराबर d/2 या d बराबर 2r। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके और जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो गुण होंगे, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, जिसमें त्रिज्यखंड होता है, वृत्तखंड होते हैं, स्पर्श रेखाएं होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त के बारे में जो जानकारी थी वह हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। आगे की वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू दोस्तों।